Hello student, I am Niyaz Ahmed Khan, a physics teacher of DABCCL ग्रेड E। ये वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 10 में जो सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स के लिए कवर किया गया है वो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इसको हम अगर दो पार्ट में देखें तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज और करंट का मतलब होता है फ्लो। यानी इलेक्ट्रिक करंट को सीधा अर्थ में कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो बेसिक क्वेश्चन बच्चे एनालाइज करेंगे कि सर चार्ज क्या है, हम तो चार्ज के बारे में जानते नहीं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि चार्ज इज द इमोशन ऑफ मैटर। चार्ज इज द इमोशन ऑफ मैटर। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का जो इमोशन है उसके डीएनए कोड में होता है, उसी तरह से ये चार्ज जो है वो मैटर का डीएनए कोड यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके पास होता है। इसका वैल्यू जो है वो दोनों ही में, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है और प्रोटॉन में भी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब ये दोनों वैल्यू सेम होता है लेकिन दोनों का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वैल्यू है उसके नेचर को डिनोट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं और प्रोटॉन का जो नेचर है उसको बताने के लिए हम लोग प्लस साइन लेते हैं। और 1.6 × 10⁻⁹ वैल्यू को हम लोग जनरली ई के फॉर्म में लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करेगा तो वो अपने साथ वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यानी कि चार्ज को भी अपने साथ लेकर मूव करेगा। उसी तरह से प्रोटॉन अगर मूव करता है तो वो अपने साथ इतना चार्ज को लेकर के मूव करेगा। ये इमोशन को छोड़ करके, अपने इस चार्ज को छोड़कर कहीं नहीं मूव कर सकता है। हाउएवर एक चीज ध्यान रखना है कि प्रोटॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है, इसलिए प्रोटॉन मूव नहीं करने वाला है। और रही बात इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एटम्स के चारों ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिसे आप कहते हैं, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं अपने एटम के साथ, तो वो अपने एटम को छोड़ करके वो मूव कर सकता है और जैसे ही वो मूव करेगा तो अपने साथ ये चार्ज को कैरी करेगा। और वही चार्ज का मूवमेंट, उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यानी कि उसके साथ चार्ज है, उस चार्ज का मूवमेंट ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये एक वायर है और आप जानते हैं कि एक वायर जो किसी मटेरियल से बना है वो एटम से बना हुआ है। जब बनता है इस तरह का वायर बनाया जाता है तो हर एक एटम्स का जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी वैलेंसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इसमें ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो जहां तहां मूव कर सकते हैं। और ये मूवमेंट उसको आते हैं उसके थर्मल जो उसके पास हीट है, एनर्जी है, उसकी वजह से ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। इस समय ये दोनों तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, और चार्ज का करंट है, चार्ज का बहाव है, लेकिन नेट फ्लो नहीं है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी समय इधर मूव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, तो दो तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एक है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटी मतलब अगर हम लोग उसकी क्वालिटी को बता देते हैं तो हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि सिंपल एक रॉड, पहले से ही उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो मौजूद है लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में बराबर होता है तो नेट करंट जीरो होगा। लेकिन अगर हम लोग किसी भी तरह से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को हम लोग एक डायरेक्शन में सेट कर देते हैं, अगर एक डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को सेट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस दिए हुए क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब मेरे डेफिनेशन को लिखिए, इफ देयर इज ए नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन डायरेक्शन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन से एक दिए हुए डायरेक्शन में अगर नेट फ्लो चार्ज करता है, सो इफ there is a net flow of charge in a given direction through a given cross section, then we can say that there is a current in that section, there is a current in that section. Next आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, यानी क्वांटिटी बता करके इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना। तो इसका डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Net flow of charge in a rate of flow of charge in a given direction is called electric
करंट। यानी कि अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि इस जगह से होकर के टोटल चार्ज Q फ्लो होता है, तो और इसमें समय लगता है T, तो 1 सेकंड में कितना फ्लो किया Q/T, और इसी रेट फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो दो डेफिनेशन आपने सीखे। अब दूसरी बात आती है सबसे पहले कि सर हम लोग Q को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना चार्ज फ्लो किया। तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हुआ होगा इधर, तो उस कितने चार्ज गए होंगे 1e, 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे तो 3e, e का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19। और अगर यहां से n इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, Q = Ne। इसीलिए मैंने यहाँ पे Q = Ne लिखा है। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन था आपने देखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन सेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन। अब इसका यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, जो ऑलरेडी यहाँ मैंने लिखा था कूलम, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, कूलम पर सेकंड। बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट। इस कूलम पर सेकंड के लिए साइंटिस्टों ने इसको एम्पियर कहा है। कूलम पर सेकंड = एम्पियर। अब हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। आप जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = टोटल चार्ज पासेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं मान लेता हूं कि वो जो सेक्शन मैंने वहां पे दिखाया था, उस सेक्शन से होकर के 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ और उसके लिए 1 सेकंड का समय लगा, तो I = 1/1 कूलम सेकंड, सो I = 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए हमें उस सेक्शन से होकर के 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कराना होता है। तो हेंस इफ 1 कूलम इज चार्ज passes in 1 second through a section, the current is called 1 ampere. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जानते हैं कि जो नेचुरली ऑकरिंग वायर है, नेचुरली ऑकरिंग वायर है, और हम इसको इनफाइनाइट लेंथ तक मान लेते हैं। इसमें आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉजिटिव चार्ज की जो न्यूक्लियस है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और थ्रू आउट ये पूरा न्यूट्रल वायर है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें दोनों सेम अमाउंट में थर्मल एजिटेशन के चलते मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ करंट होने के, इलेक्ट्रिक का बहाव, चार्ज का फ्लो या बहाव होने के बावजूद भी यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो हम इसको कैसे सेट करते हैं, तो उस समय यहाँ एक टर्म डिफाइन करना पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और प्रोटॉन्स को यानी कि पॉजिटिव चार्जेस को एक जगह एक्यूमुलेट करना होगा। तो इससे क्या होगा कि नंबर्स जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो डिफरेंस क्रिएट होगा, और जब हम उसको फ्री कर देंगे मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स उस एक तरफ मूव करना शुरू करेगा ताकि पूरे वायर को फिर से न्यूट्रलाइज करें। तो हम पोटेंशियल को बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हमको सपोज दैट पोटेंशियल क्रिएट करना है, यानी कि अनबैलेंस क्रिएट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हर जगह सेम थे उसमें अनबैलेंस क्रिएट करना है, तो वैसी स्थिति में हम इस वर्ड को लेते हैं पोटेंशियल। तो ये अगर एक पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करेंगे, और ये कहां से आएगा, इस इनफाइनाइट लेंथ वायर से खींच करके इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ, ध्यान रहे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कैसे एक्यूमुलेट होगा, जब यहाँ पे -1 कूलम चार्ज को हम लोग एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन के लिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव को यूज करते हैं। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है इस इनफाइनाइट लेंथ वायर पे 1 कूलम चार्ज को चारों ओर से इंफिनिटी से खींच करके यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इसका पोटेंशियल हो जाता है। नाउ अब अगर आपसे कोई कहे कि एक वायर पे पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, कि सपोज दैट एक पॉइंट P है, A है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, तो आपके पास सिंपल सा वर्ड बनता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट।
और इससे होता क्या है, इससे होता है ये अनबैलेंस क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मूव करने लगेंगे, और प्रोटॉन्स नहीं मूव करते, ध्यान रखना है, मूव करने लगेंगे और वो करंट एक डायरेक्शन में बहने लगेगा ताकि वो उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर सके। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसी वायर पे दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट लेते हैं बी। इधर ये वायर इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है। अब हम जानते हैं कि अगर हम लोग एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ लाएंगे तो इस जगह का पोटेंशियल होगा उस एक कूलम चार्ज को लाने का वर्क डन के बराबर, और फिर एक कूलम चार्ज पॉजिटिव फिर खींच के अगर हम बी तक लाते हैं तो ये होगा बी यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब देख सकते हैं कि बस 1 कूलम चार्ज को मैंने यहीं से खींच करके यहाँ तक लाया था और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ वो एक्स्ट्रा वर्क डन इसमें है। तो सपोज दैट VA में जो एक्स्ट्रा है, VA जो है वो VB से कुछ एक्स्ट्रा है, डेल्टा B, यानी डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB। तो ये देखो ए और पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल का डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कितना है ने उस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने का वर्क डन के बराबर। अगर आप फिर से इसको एक बार देखें तो अगर हमें 1 कूलम चार्ज लाना है तो हमने मान लिया इसे पहले खींच के बी तक लाया, तो यहाँ जितना वर्क डन हुआ वो पॉइंट बी का पोटेंशियल, फिर उस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो उसके लिए वर्क डन हो गया मान लो डेल्टा V। तो ये जो टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक हुआ वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा VA। इसको सॉल्व करने से मिला। तो अब डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Simply it is the difference of the potential of the 2 points and it is equal to the amount of work done to bring 1 coulomb of charge from one point to another point। इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा, पोटेंशियल का टोटल जो यूनिट होता है वो होता है, चूंकि ये वर्क डन पर कूलम है, वर्क डन पर कूलम, कूलम मतलब चार्ज, सो वर्क के लिए होता है जूल, और ये क्यू जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कूलम, और इसको हम लोग सिंपली एक वर्ड दिए हैं वो है वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस को जरा सा दिमाग में लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, हम इस जगह पे पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, तो वहां से 1 कूलम चार्ज को यहाँ लाते हैं तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, और वहां से फिर इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को बी पर लाते हैं तो ये बी का पोटेंशियल। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्क डन किस केस में हुआ होगा, इस केस में, और कम वर्क डन हुआ होगा इस केस में, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, इस जगह का जो एनर्जी स्टोर हुआ वो अधिक होगा और इस जगह का कम होगा, यानी ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, लो पोटेंशियल पॉइंट, और ये हो जाएगा तुम्हारा हाई पोटेंशियल पॉइंट। अब लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल है तो आप जानते हैं कि इस जगह एक्यूमुलेशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा है, और इधर यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन ज्यादा है। तो जब ये हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इस वायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो क्या प्रोटॉन मूव करेगा? नहीं, पहले ही बताया कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, ये इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी में हमने डिफरेंस क्रिएट किया था वही अब जब हम उसको कनेक्ट करते तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। तो करंट, इस वायर में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आई होगा। तो अब सिंपल वर्ड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस तरह का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है वो है सेल या बैटरी। ये है सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मेरे पास एक वायर है और हमारे पास एक सेल है, सपोज दैट ये एक सेल है, एक सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअली लो पोटेंशियल है, और जो बड़ा वाला बार आप देख रहे हैं ये हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमने इसे इस वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये सेल वो वर्क करता है कि इस जगह का पोटेंशियल को ड्रॉप करा देता है, यानी यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करा देता है, तो ये लो पोटेंशियल पे चला जाता है। और यहाँ पे पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन, कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ थे उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर किया गया है, तो ये तुम्हारा जो है मैक्सिमम यहाँ जो बच गए वो पॉजिटिव चार्जेस बच गए, तो ये हाई पोटेंशियल पे चला गया, हाई पोटेंशियल पे। अब ये जब कनेक्ट हो गया है सर्किट से तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, और इसमें जो करंट होंगे वायर में वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। तो सेल इज एन अरेंजमेंट व्हिच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ रिलेट करंट एंड पोटेंशियल इन ए वायर, यानी कि करंट अगर हम लोग किसी वायर में अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो करंट का वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे। तो ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए या ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए सबसे पहली बात है कि द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द फिजिकल conditions of the wire must be, wire यहाँ पे कंडक्टर must be constant, then current flowing in a wire is directly proportional to the potential difference across the end of the wire। एंड ऑफ द वायर, कहने का अर्थ है कि अगर ये मान लो मेरे पास एक वायर है ए बी, इसमें मैंने इसके दोनों एंड पे मैंने एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया एक सेल ऐड करके, तो ये इस पे जो करंट बहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर मान लो ये 2 वोल्ट का करता है तो करंट कम होगा, 3 वोल्ट का करता है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हम यहाँ पे सेल्स बढ़ाते जाएंगे या इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल्स बढ़ाते जाएंगे, इसमें करंट इंक्रीज करता चला जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो है वो I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V। So the physical condition of the wire must be constant. In that case, the current flowing in a wire is directly proportional to potential difference across the end of the wire। अब इन दोनों वायर के बीच जितना जा रहा है, इस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब हुआ कि यहाँ नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन आप ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ये डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होना शुरू होगा, यानी करंट भी बढ़ जाएगा। यानी I प्रोपोर्शनल टू V ये ओम्स के I प्रोपोर्शनल टू V ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। सब्जेक्ट V प्रोपोर्शनल टू I, इसके कन्वीनियंस से क्या होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हैं तो V इक्वल टू I R, R इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे कांस्टेंट आया और ये R इस वायर का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ओम्स लॉ को हम लोग
लोग समराइज ऐसे कर सकते हैं कि एट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. R, here I have described it is the resistance of the wire. It is the resistance of the wire, यानी ये कांस्टेंट है उस वायर का जिस वायर को यहाँ कनेक्ट किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस आपने इससे पहले देखा कि ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर आया. R वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था. इस R को रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो हमने ओम्स सर्किट में यूज किया था AV वायर, उस वायर का रेजिस्टेंस है. अगर हम वहाँ वायर चेंज करेंगे तो ये R का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, लेकिन उस समय उस केस के लिए R वहाँ जिस वायर के लिए लिया गया था वो कांस्टेंट था. तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड इट इज कांस्टेंट इफ द वायर डजंट चेंज. इसका जो यूनिट होता है वो ओम लिया जाता है. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. What is resistance? It is the opposition offered to the flow of electron in the conductor or wire. चूंकि वायर जो बना है वो क्लोजली पैक्ड एटम से बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो उससे रास्ते में बहुत सारा कॉलिजन या इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन या इलेक्ट्रॉन का एटम्स के साथ कॉलिजन होता रहता है. वो कॉलिजन ही उस फ्लो को रोकता है और इसी फ्लो का जो रेजिस्टेंस है, फ्लो का जो ऑपोजिशन है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और इसके लिए सिंबल इस टाइप का लिया जाता है. अब आते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करने वाला है. तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस दो बेसिक चीजों पे डिपेंड करता है. वह है लेंथ ऑफ द वायर. और वो कैसे? अगर हम किसी वायर का लेंथ को बढ़ाते हैं तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर क्योंकि उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी इंक्रीज कर जाएंगे, ये ध्यान रखना है. तो R प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर हम वायर अगर छोटा लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर हम लोग बड़ा वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस और ज्यादा कैलकुलेट होगा. L के बढ़ने से, लेंथ के बढ़ने से R भी बढ़ने लगता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं कि सपोज जो हमारे पास चौक है, इस चौक का ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं दिमाग में. यानी कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस को डिफाइन करता है, दिखाता है. अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो यानी कि वो थिकर हो जाएगा, अगर कम होता है तो वो थिन हो जाएगा. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है R प्रोपोर्शनल टू 1/A. यानी कि अगर हम लोग थिकनेस को बढ़ाते हैं, यानी कि स्पेस ज्यादा मिलता है उसको मूव करने के लिए, यानी कि रेजिस्टेंस कम होने लगता है. तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A. एरिया बढ़ने पे R का वैल्यू घटेगा, एरिया घटने पे R का वैल्यू बढ़ेगा. अगर आप वायर को थिन बनाते हैं, पतला बनाते हैं, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. अगर वायर को थिक बनाते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L/A. अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए ये एक सिंबल मैंने दिखाया है, इसको कहते हैं रो. रो. ये रो नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है. रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. यानी एक तीसरा पॉइंट भी निकल के आया बाहर कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. There are the three things on which resistance of a wire depends. Last topic of this video is resistivity. As earlier I have mentioned, resistivity is the nature of the it denotes or determine the nature of the material. तो हम लोग रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस के फार्मूले पे चलते हैं. तो R इक्वल टू रो L/A है. रो इक्वल टू R A/L. अगर हम मान लेते हैं कि उस मटेरियल हम यहाँ यूज कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, उससे जो वायर बना रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं. यानी कि ये जो वायर था, इस वायर में इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं. A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. और जो लेंथ बनाते हैं उस वायर का वो L इक्वल टू 1 मीटर रखते हैं. तो आप पाएंगे कि रो इक्वल टू R, यानी कि उस समय इस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहलाएगा. ध्यान से
कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी डिटरमाइन करना होता है तो हम उस मटेरियल से एक वायर बनाते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर रखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर में लेते हैं और फिर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा इस वायर के लिए, उस रेजिस्टेंस को ही, उस मटेरियल का हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसको डिफाइन इस तरह से किए, हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द मटेरियल, जो कि जिस मटेरियल के बारे में बात करें, ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी उस वायर का लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द रेजिस्टिविटी। इज नेक्स्ट यूनिट। रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या होगा, तो हम इसी फार्मूला को फिर यूज करते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाय एल। तो रो रेजिस्टेंस के लिए जो यूनिट होता है वो होता है ओम, एरिया के लिए जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर, और लेंथ के लिए जो यूनिट होगा वो मीटर। अब हम यहाँ से अगर इसको कैंसिल कर देते हैं 1 मीटर को डिनोमिनेटर नोमिनेटर से, तो रो के लिए जो यूनिट निकलते हैं वो ओम मीटर हो गया।